आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं आगे। हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बताएंगे आप लोग वायु तथा नमी की उपस्थिति में, वायु तथा नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट होना, ठीक है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है, प्रश्न परीक्षा में ऐसे आता है कि धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हैं। तो आप बताएंगे कि वायु तथा नमी की उपस्थिति में, वायु तथा नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना धातुओं का संक्षारण कहलाता है। ठीक है, अर्थात किसी भी धातु को अगर हम खुला छोड़ देंगे तो वायु और नमी से वो क्या करेगा? क्रिया करेगा और वो धातु क्या होगी? खराब होने लगेगी। जैसे हम लोहा को छोड़ते हैं बाहर तो लोहे पर जंग पकड़ लेता है, तो लोहे पर जो जंग लगने की क्रिया है, जंग है, लोहे का जो जंग है वो क्या है? संक्षारण का एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर। और संक्षारण किस प्रकार की क्रिया है, अगर पूछे आपसे कि संक्षारण किस प्रकार की क्रिया है, तो बताएंगे एक प्रकार की ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑक्सीकरण क्रिया है, यानी होता क्या है कि धातु पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने से धातु क्या होती है? धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उसी को हम कहते हैं संक्षारण। तो आप ये कह सकते हैं स्पष्ट सिंपल सा कि वायु तथा नमी की उपस्थिति में, वायु तथा नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना धातुओं का संक्षारण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये किस प्रकार की क्रिया है? तो संक्षारण एक ऑक्सीकरण क्रिया है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आइए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे यहाँ पर लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, जैसे हम ले लिए 4 मोल लोहा ले लिए, 4 मोल Fe। Fe क्या होता है? लोहा का प्रतीक होता है, इसको हम आयरन लिखा जाता है। ठीक है, नीचे आयरन लिखा जाता है। ठीक है, तो 4 मोल हमने आयरन ले लिया और 3 मोल ऑक्सीजन ले लिया, और साथ में हमने ले लिया x मोल H2O। यानी ये जो है हमारा जो वायु है, वायु में इसकी मात्रा रहेगी। ठीक है, वायु में इसकी मात्रा रहेगी। तो होगा क्या? यहाँ पर हमने 4 मोल लिया आयरन यानी लोहा की मात्रा, और वायु में उपस्थित हमारा क्या है? ऑक्सीजन और जल की मात्रा। ऑक्सीजन क्या है? वायु हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जल की मात्रा मतलब क्या आ गया? नमी हो गया। ठीक है, तो तब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, Fe कितना है? 4 मोल। 4 मोल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2Fe2। कितना आ गया? 4 हुआ, 2 गुना के 4 Fe। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पर 3 गुना के 6 है ना? यह क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है? 3 गुना के 6। 6 का मतलब होता है कि 2 तिहाई 6। समझ में आ रहा है? ठीक है, 2 गुणा में है तो 2 तिहाई क्या आ गया? 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, और जल की मात्रा कितनी है? x मोल। x मोल क्या है? H2O इंटू x मोल क्या है? H2O। ये हमारा बन जाता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, किस रंग का होता है? भूरे रंग का। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जब हम लोहा को वायु में खुला छोड़ देते हैं, है ना, जब लोहे को हम खुला छोड़ देते हैं तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जल से क्या करता है? लोहा क्रिया कर लेता है, और क्रिया करने के बाद आयरन ऑक्साइड का भूरे रंग की परत बनती है, जिसे हम मूर्छा या जंग बोलते हैं। तो अगर आप पूछेगा कि लोहे का मूर्छा क्या होता है, जंग क्या होता है, तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम धातु को वायु में छोड़ दे रहे हैं तो वायु में उपस्थित गैसों से या नमी से क्रिया कर ले रहा है, और क्रिया करके ऑक्साइड बनाकर परत के रूप में जम रहा है, और धातु धीरे धीरे क्या हो रही है? खराब हो जा रही है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ये पहला था, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल चांदी का काला होना, चांदी का
काला होना। देखते हैं हम लोग चांदी को जब खुला छोड़ देते हैं तो चांदी भी क्या हो जाती है, काली हो जाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया चांदी, चांदी का सूत्र होता है एजी। ठीक है, एजी होता है प्रतीक चांदी का, क्या है, चांदी। इसको हम चांदी ना लिखकर सिल्वर लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, और यहाँ पर भी लोहा ना लिखकर आयरन लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर सिल्वर हो गया 2 मोल लिए, और साथ में यहाँ पर H2S, H2S जो होता है ये हमको प्राप्त होगा वायु से, वायु से। ठीक है, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो सिल्वर लिया, और सिल्वर जब हम छोड़ देंगे, चांदी को जब छोड़ देंगे खुला हम लोग, तो जब खुला छोड़ देंगे तो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करेगी, और क्रिया कर क्या बनाएगी, Ag कितना है 2 ठो, S कितना है 1, यानी कि यहां से Ag2 और S, Ag2 और S बन जाएगा, और H2 अकेला रह जाएगा यहाँ पर H2। तो क्या आ गया, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। ये कैसा रंग का होगा, काला रंग का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब चांदी को हम खुला छोड़ दे रहे हैं तो वह वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की काले रंग की परत जम जा रही है उस चांदी के ऊपर। ठीक है, और इसीलिए चांदी क्या होती है, नष्ट होने लगती है, बेकार होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संक्षारण में, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब लोहा क्रिया कर रहा है वायु उसके, जब लोहा को छोड़ दे रहे हैं हम खुला, तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड की परत बना देता है, यानी वही जंग होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर चांदी का रंग भी काला किस लिए हो जा रहा है, जब चांदी को हम खुला छोड़ दे रहे हैं तो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का काला रंग का परत बन जा रही है, इसलिए वो चांदी के ऊपर काला परत जम जाती है। ठीक है, तो चांदी का जो काला रंग है किसके कारण होता है, तो सिल्वर सल्फाइड के कारण। और जो लोहे के ऊपर जंग का भूरा रंग कैसा होता है, किस लिए, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं संक्षारण से रोकथाम के उपाय। संक्षारण से रोकथाम के उपाय, यानी कि हम संक्षारण यहां पर आएगा, संक्षारण से रोकथाम के उपाय, यानी कि धातुओं को संक्षारण होने से कैसे हम बचाएंगे, धातुओं को नष्ट होने से कैसे हम बचा सकते हैं, इसके उपाय की बात करें तो इसके निम्न उपाय हैं। धातुओं के संक्षारण से बचाने के रोकथाम यहाँ पर रहेगा, रोग नहीं रहेगा, रोकथाम रहेगा, यहाँ पर रहेगा रोकथाम। तो संक्षारण से रोकथाम के क्या उपाय हैं, तो पहला उपाय है कि अगर धातु पर हम तेल का लेप लगा देते हैं, तेल का लेप लगा देते हैं तो धातु हमारी नष्ट होने से बच सकती है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि धातु पर हम ग्रीस लगा देते हैं, और ग्रीस लगा देते हैं तो ग्रीस लगाएंगे तब भी धातु क्या होगी, नष्ट होने से बच जाएगी, खराब होने से बच जाएगी, संक्षारित होने से बच जाएगी। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो धातु होती है, धातु को हम क्या करेंगे, मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर। इसका मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को या अधातुओं को आपस में मिला देंगे तो बनेगी हमारी मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं को हम मिला देंगे कई में तो बनेगी मिश्र धातु, यानी कि मिश्रण से बनी धातु। ठीक है, इस प्रकार की धातुएं जंग नहीं लगती हैं धातुओं पर। ठीक है, इस प्रकार की धातुओं का संक्षारण नहीं होता है। एग्जाम्पल में आप सोना देख सकते हैं कि सोने का जो आभूषण उपयोग करते हैं हम लोग, उस आभूषण पे कभी जंग नहीं लगता है, क्योंकि जो आभूषण सोने का होता है वो क्या होता है, मिश्र धातु का एग्जाम्पल है, वो क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, तीसरा हम क्या कर सकते हैं, थर्ड नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं संक्षारण से रोकथाम के उपाय में, तो यहाँ पर पेंट आप लोग देखे होंगे, पेंट। तो धातु को अगर हम पेंट कर दें, धातु को अगर हम पेंट कर दें तब भी उसको संक्षारण से हम बचा सकते हैं। इसे लोहे की वस्तुओं पर अधिकतम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे उसका संक्षारण न हो, यानी धातु को लोहा जो खराब न हो। चौथा हम क्या कर सकते हैं, चौथा कर सकते हैं हम लोग गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण में क्या करते हैं कि धातु पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिंक की
परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर हम क्या करते हैं, ये चौथा ये वाला है और ये हो गया पांचवा। ठीक है, तो हम तेल का उपयोग करेंगे, तेल का लेप लगा देंगे धातु पर, तभी वो खराब होने से बच जाएगी। जैसे हम रिंच उंच रखते हैं तेल का उपयोग करके, है ना, ग्रीस लगाकर उपयोग करें, ग्रीस लगा देंगे उस पर धातु पर, तब भी वो खराब होने से बच जाएगी। और अगर उसको हम मिश्र धातु बना दें, मिश्र धातु बना देंगे तब भी बच जाएगी। उस पर हम पेंट का लेप कर दें तब भी वो बच जाएगी। और गैल्वेनीकरण का मतलब होता है कि उस धातु पर अगर हम जिंक की परत चढ़ा देंगे, जिंक की परत चढ़ा देंगे तब भी वो धातु संक्षारित होने से बच जाएगी। अर्थात आप इसमें क्या करना होता है कि जिंक के विलयन में धातु को जब डुबा कर फिर निकालते हैं तो उस धातु पर जिंक की परत जम जाती है, जिससे वो धातु नष्ट नहीं होती है, यानी धातु का संक्षारण नहीं होता है। छठवां क्या कर सकते हैं हम लोग, छठवां में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। छठवां हम कर सकते हैं दूसरी धातु की परत चढ़ाकर, दूसरी धातु की परत चढ़ाकर। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरी धातु की परत चढ़ाकर इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक धातु पर दूसरी अन्य धातु की परत चढ़ा देते हैं। जैसे आप देखें साइकिल का जो हैंडल होता है उस पर चमकती हुई परत चढ़ी होती है, अंदर सब लोहा होता है लेकिन ऊपर चमकती हुई परत होती है, जिससे उस हैंडल पे जंग नहीं लगता है। लेकिन जब उस वही खुरुच देंगे आप, उस परत को छुड़ा देंगे तो फिर वो साइकिल के हैंडल पर भी जंग लगने लगता है। तो इस प्रकार से हमने बताया आपको कि संक्षारण से हम कैसे बचा सकते हैं किसी भी धातु को। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता परीक्षा में आता है। विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत गंधिता मतलब होता है कि बेकार गंध। विकृत माने क्या होता है, बेकार होता है, गंधिता मतलब गंध, यानी किसी खाद्य पदार्थ का गंध क्या जाएगा, बेकार जाएगा। इसमें क्या होता है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित, खाद्य पदार्थों का मतलब होता है खाने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थों में उपस्थित, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल एवं वसा के ऑक्सीकरण से, वसा के ऑक्सीकरण से उसके स्वाद एवं गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, तो जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जब खाद्य पदार्थों को हम खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जो तेल और वसा की मात्रा होती है वह वायु से क्रिया कर लेती है, यानी ऑक्सीकरण उसका हो जाता है, जिससे वो खाद्य पदार्थ बेकार हो जाता है। ठीक है, और उसका स्वाद भी बदल जाता है, उसकी गंध यानी महक भी उससे क्या होती है, बदल जाती है। जैसे दाल को अगर हम छोड़ देते हैं वैसे ही कई दिन तक तो बसिया जाती है, ठीक है, बेकार जाती है। तो वह किसका एग्जाम्पल हो गया, विकृत गंधिता का। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के ऑक्सीकरण से, ठीक है, यानी ऑक्सीकरण होने से उनके स्वाद और गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। अब कैसे रोकथाम करेंगे, कैसे हम बचाएंगे विकृत गंधिता से, रोकथाम के उपाय, यानी कि विकृत गंधिता से कैसे हम लोग बचाएंगे, यानी भोज्य पदार्थों को कैसे हम बचाएंगे। तो पहला हम क्या कर सकते हैं, वायुरोधी बर्तनों में रखकर, वायुरोधी बर्तनों में रखकर, यानी कि ऐसे बर्तन में हम भोज्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को रखें जिस पर वायु का कोई प्रभाव न पड़े, यानी जो बर्तन वायुरोधी हो, यानी उसका ऑक्सीकरण उस बर्तन में न हो पाए। और जब ऑक्सीकरण नहीं होगा तो भोज्य पदार्थ खराब नहीं होगा, यानी उसका विकृत गंधिता नहीं होगा। ठीक है, तो जब किसी खाद्य पदार्थ को हम वायुरोधी बर्तन में रख देंगे, तब भी उसका विकृत गंधिता नहीं होगा, क्योंकि जब वायुरोधी बर्तन है तो ऑक्सीजन से वो क्रिया नहीं करेगा, यानी कि ऑक्सीकरण उसका नहीं होगा। और जब ऑक्सीकरण नहीं होगा तो विकृत गंधिता जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं, प्रशीतन करके। प्रशीतन का मतलब होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कच्चे पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको हम क्या करते हैं कि फ्रीज में रखते हैं।
फ्रिज में ठंडा रखते हैं, ठीक है, जिससे वो कई दिन तक खराब नहीं होता, उसी को हम कहते हैं प्रशीतन करना। ठीक है, प्रशीतन करना। देखते हैं आप लोग कि बहुत से ऐसे होते हैं खाद्य पदार्थ वस्तु में जिनको बर्फ में रखा जाता है, ठंडा में रखा जाता है। ठीक है, तो प्रशीतन का मतलब होता है ठंडा करना। ठीक है, तो इसलिए हम फ्रिज में रखते हैं यहाँ पर, तो फ्रिज में रख कर भी हम क्या कर सकते हैं, इनका प्रशीतन करके, खाद्य पदार्थों का प्रशीतन करके भी उसको हम कई दिनों तक सही मात्रा में रख सकते हैं। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, जो पैकिंग करते हैं, जो पैकिंग यानी कि जब पैक करते हैं खाद्य पदार्थों को, तो पैकिंग में से ऑक्सीजन को हटाकर, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन भरकर, अर्थात जैसे नमकीन हुआ, ब्रेड हुआ, बिस्किट हुआ, जब उसको पैकिंग में पैक करते हैं तो पैक करते वक्त उस पैकिंग में जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और उसमें ऑक्सीजन को जब निकाल दिया जाता है और वहां पर क्या हो जाता है, नाइट्रोजन भर दिया जाता है। ऑक्सीजन को निकाल कर पैकिंग में से नाइट्रोजन को भर दिया जाता है, जिससे वो खाद्य पदार्थ बेकार नहीं होता है। देखते हैं पैकिंग में जो सामान रहता है कई दिन तक सही सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पैकिंग में ऑक्सीजन को हटा देते हैं, पैकिंग में से ऑक्सीजन को निकाल कर और वहां पर नाइट्रोजन भर देते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ खराब होने से बच जाता है। चौथा की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों का उपयोग करके। प्रति ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो ऑक्सीकरण क्रिया न होने दो, जो ऑक्सीकरण न होने दे, यानी जब खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो विकृतघनता जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। तो यहाँ प्रति ऑक्सीकारक का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया को न होने दो, है ना, जो ऑक्सीकरण को रोकें। जैसे दो एग्जांपल लिखवा दे रहे हैं आपको ऑक्सीकरण नहीं होने देने वाले। जैसे यहाँ पर एक होता है BHT होता है, और एक होता है BHA होता है। ठीक है, ये प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण क्रिया को रोकते हैं, ऑक्सीकरण नहीं होने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम भोजन में थोड़ी मात्रा में BHT या BHA मिला देंगे तो कई दिनों तक वो बेकार होने से बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ थोड़ा सा मिला देंगे, तब भी वो खाद्य पदार्थ बहुत दिनों तक, कई दिनों तक सही रहेगा। इस प्रकार हम विकृतघनता से हम बचा सकते हैं। तो विकृतघनता से बचाने के उपाय हम लोग पढ़ लिए, संक्षारण से बचाने के उपाय हम लोग पढ़ लिए। ये लेसन आपका फर्स्ट यहीं पर समाप्त होता है। मैक्सिमम पार्ट हमने पढ़ा दिए हैं इसमें का, और जो भी प्रश्न आपके बोर्ड के परीक्षा में बनेंगे, जितना हमने पढ़ाया है उससे बाहर से प्रश्न बनने के चांस नहीं है। हमने जितना पढ़ाया है आपको उससे बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा लेसन फर्स्ट से। ठीक है।